हाय एवरीवन। आज हम समझेंगे ऑर्डर 41 इन डिटेल। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांग 10, और उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे और आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, और फ्री लाइव क्लासेस को भी आप एक्सेस कर पाओगे। देन compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Expert guidance for your judiciary 2021 preparation. uh, Free special classes every day. Boost your PCSJ preparation with the top educator with free live classes on all the subjects: ICA, civil procedure, jurisprudence, Hindu law. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। फ्री टेस्ट सीरीज, आप मेरा कोड यूज़ कीजिए कुशांग 10, तो आप ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप ये सब कर पाओगे एक्सेस, ये जो जितने भी शेड्यूल हैं उस पर। देन रैपिड रिवीजन सीरीज, ये मॉक टेस्ट होते हैं आईपीसी, आरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट पे हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को सुबह 9 बजे, और उनका डिटेल एनालाइज होता है शाम को 7 बजे, सैटरडे संडे को। ठीक है, ये फीस है, इस पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो कुशांग 10। और अगर जो इस ये वाला जो अमाउंट है इसके ऊपर भी 10% ऑफ मिल जाएगा। जैसे आप 24 मंथ का लेते हो तो 2200 रुपीज़ पर मंथ पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, ये यूट्यूब हैंडल है अनअकैडमी का। नाउ लेट्स कम टू ऑर्डर वन जो है पार्टीज टू द सूट के बारे में बात कर रहा है। पार्टीज टू द सूट के अंदर हमें ये समझना जरूरी है कि पार्टीज क्या होती हैं। ठीक है, पार्टीज जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीसी के अंदर जब हमारी प्रोसीडिंग चलती है। अब देखिए, अगर कोई भी सूट होता है तो सूट के अंदर चार चीजें होती हैं तो वो सूट कहलाता है। सबसे पहली बात तो दो अपोजिंग पार्टीज होंगी। ठीक है, आप आमने सामने की पार्टीज होंगी, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट होगा, जिस चीज के ऊपर डिस्प्यूट चलेगा। कॉज ऑफ एक्शन होगा, जिस वजह से, जो रीजन होगा कोर्ट में आने का, जिससे आया गया होगा। एंड देन रिलीफ मांगा जाएगा कि जो पार्टी आई है कोर्ट के अंदर उसको चाहिएगा। तो यहाँ पे पहला एसेंशियल क्या है, पार्टीज, जो कि ऑर्डर वन के अंदर बताया गया है पार्टीज टू द सूट कौन होता है। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो कुशांक कैम, वहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब पार्टीज में उससे पहले समझने से पहले हमें प्लेंट को समझना जरूरी है कि प्लेंट क्या होती है। A private memorial tendered to a court in which person set forth his cause of action, the exhibition of an action in writing। तो प्लेंट क्या होती है, जिसके अंदर जो प्लेंटिव होता है, जो पार्टी कोर्ट के अंदर आ रही है, वो अपना कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करती है। ठीक है, वो कॉज ऑफ एक्शन मेंशन करती है राइटिंग के अंदर, जिसकी वजह से वो आई है यहाँ पे। तो एक प्राइवेट मेमोरियल होता है, प्राइवेट बातें उसके अंदर, मतलब प्राइवेट क्लेम मांगे जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर पब्लिक होगा तो हम क्रिमिनल में चले जाएंगे, यहाँ पे प्राइवेट मांगेंगे। ठीक है, तो कोर्ट के अंदर ये चीज लगती है, वो सारी बातें अपनी कॉज ऑफ एक्शन इसके अंदर मेंशन करता है। अब रूल वन क्या बोलता है, ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज के बारे में बताता है हमें कि ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज क्या होती हैं। मतलब हमें अभी ये समझ आ गया कि दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ होता है और एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ कौन होता है, ए इज लाइक प्लेंटिफ जो सूट लेके आता है, और डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होता है। तो ए क्या है, प्लेंटिफ है, बी क्या है, डिफेंडेंट है। ए किसके थ्रू अपना केस लेके आएगा, वो प्लेंट के थ्रू अपना केस लेके आएगा, जो भी हमने समझा। और डिफेंडेंट अपने डिफेंस में क्या फाइल करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट वाले पार्ट को भी हमने समझना है अलग से, यहाँ पे हम सिर्फ इस पार्ट को समझ रहे हैं कि पार्टीज टू द सूट कैसे होंगी। तो रूल वन बोलता है ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज के बारे में कि एक से ज्यादा पार्टीज कब हो सकती हैं, लाइक प्लेंटिफ एक से ज्यादा कब हो सकते हैं, डिफेंडेंट एक से ज्यादा कब हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तब अराइज होगा जब कोई एक्ट टू और मोर पर्सन्स के द्वारा किया गया होगा या उनके अगेंस्ट हुआ होगा। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं, मान लो ए और बी ने मिलके क्या किया है, ए और बी ने मिलके डी को मारा है, मान लो। अगर ए और बी ने मिलके डी को मारा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ है कि दो लोगों ने मिलके एक एक्ट किया। ये एग्जांपल क्रिमिनल का मत समझना है, सिविल का ही है। अगर हम टॉर्ट का क्लेम करें, यानी कि डी जो है अगर टॉर्ट का क्लेम करता है, तो यहाँ पे कितने लोगों को पार्टी बनाएगा, ए और बी को, दोनों को बनाएगा, यानी कि एक से ज्यादा पार्टीज हो रही है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर किस तरीके से पार्टीज बनाया जाएगा वो हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, तभी हम ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो ये आती है कि राइट टू रिलीफ एलिज टू एग्जिस्ट इन ईच प्लेंटिव अराइजेज आउट ऑफ द सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। कि जो आप पार्टीज के अगेंस्ट, यानी प्लेंटिव जो हैं, जो भी रिलीफ मांग रहे हैं, वो सेम कॉज ऑफ एक्शन से मांगे। इसका भी एग्जांपल हम लेंगे। पहले आप ये दोनों वर्ड याद रखना कि सेम ट्रांजेक्शन, सेम एक्शन, ये जो वर्ड है ये होना चाहिए सबसे पहले। सेम एक्ट होना चाहिए जिसके अंदर से वो रिलीफ मांग रहे हैं। देन सेकंड होता है केसेस ऑफ सच करेक्टर दैट इफ सच
person brought separate suit, any common question of fact or law arises, कि अगर उन पार्टीज ने कोई अलग से सूट फाइल किया, लाइक इसने भी अलग से सूट फाइल किया, इसने भी अलग से सूट फाइल किया, तो इससे कॉमन क्वेश्चन अराइज होगा दोनों के ही सूट के अंदर, तो वहां पे जॉइंटर ऑफ पार्टीज किया जा सकता है। अब देखो वर्ड बीच में एंड है, यानी कि दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए। अब देखो जैसे एग्जांपल आता है, ए ने एग्रीमेंट किया बी और सी के साथ टू सेल 100 टिन्स ऑफ, बी और सी से एग्रीमेंट करता है कि वो 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचेगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज्वाइंटली ये एग्रीमेंट होता है, अगर ये अलग अलग होता तो अलग बात थी, ज्वाइंटली एग्रीमेंट होता है। अब ये क्या करता है, ए अपने एग्रीमेंट को पूरा नहीं करता, तो यहाँ पे बी और सी ज्वाइंटली क्या करेंगे, एज अ प्लेंटिफ बन के ए के ऊपर सूट कर देंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं। पहली बात क्या कि सेम एक्ट है, एग्रीमेंट किया गया था, और अगर दोनों अलग अलग सूट करते तो कॉमन क्वेश्चन अराइज होता कौन सा, कि उसने एग्रीमेंट किया है या नहीं किया और सामान सप्लाई किया है या नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे दोनों को कॉमन पार्टीज बना दिया जाएगा, बी और सी को एज अ प्लेंटिफ एक साथ पार्टी बना के ए के ऊपर सूट कर दिया जाएगा। देन रूल 3 जो है हमें सेम बोलता है रूल 1 वाली बात, की डिफेंडेंट कब एक से ज्यादा होंगे, तो सेम बात आ जाती है कि सेम एक्ट हो और कॉमन क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो डिफेंडेंट भी सेम हो जाएंगे। अभी हमने प्लेंटिव देखे कि कब सेम होंगे, ऐसे डिफेंडेंट भी सेम हो जाएंगे। जैसे कि मान लो ए और बी एक व्यक्ति थे, दोनों अलग अलग चीजें चला रहे थे, ए कार ड्राइव कर रहा था, बी जो है बस ड्राइव कर रहा था, और इन दोनों की जो गाड़ियां हैं वो कोलाइड कर जाती हैं, उनके बीच में कोलिजन हो जाता है, टकरा जाती हैं, जिससे कि सी एक आसपास एक बंदा जा रहा होता है, एक पासर बाय जा रहा होता है, उसको चोट लग जाती है, जिसके चलते अब वो सूट करता है तो दोनों को उसके अंदर पार्टी बनाता है, यानी सी जो है ए और बी दोनों को पार्टी बनाएगा, डिफेंडेंट बनाएगा, क्योंकि वो जो दोनों एसेंशियल हमने देखे हैं ये फुलफिल हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे दोनों एसेंशियल फुलफिल हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और पॉइंट याद रखना है कि जहाँ पे प्लेंटिफ को डाउट हो कि कौन किस किस को पार्टी बनाना है, कौन कौन इन्वॉल्व है, तो वहां पे जिस जिसके ऊपर भी डाउट होगा वो सबको पार्टी बना देगा। जैसे कि यहाँ पे डाउट था कि मेरे को जो इंजरी हुई, यानी सी को जो इंजरी हुई वो ए के कारण हुई या बी के कारण हुई, मेन इंजरी किसकी गलती थी, तो दोनों को पार्टी बना देगा। यहाँ पे जहाँ पे डाउट होगा वहां पे जिस जिसके ऊपर डाउट होगा सबको पार्टी बना देगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। देन हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी के बारे में। तो नेसेसरी पार्टी कौन होता है, वन हुज प्रेजेंस इज इनडिस्पेंसिबल, जिसको हम अलग नहीं कर सकते जिसकी प्रेजेंस को, टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ सूट, अगेंस्ट whom relief is sought and without whom no effective order can be पास, कि अगर ये पर्सन नहीं हुआ ना तो उसके बिना कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकते हम सूट के अंदर, तो वो पर्सन कौन कहलाता है, नेसेसरी पार्टी कहलाता है। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे हम, उससे पहले मैं प्रॉपर पार्टी बता दूं कौन होता है। वन इन हुज एब्सेंस इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास, कि जिसके एब्सेंस के अंदर एक इफेक्टिव ऑर्डर तो पास कर सकते हैं, लेकिन जिसके बिना हम कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते केस के अंदर। तो एक इफेक्टिव ऑर्डर आ जाएगा लेकिन आप केस को खत्म नहीं कर पाओगे, और नेसेसरी पार्टी के बिना कोई इफेक्टिव ऑर्डर भी नहीं दे पाओगे। जैसे सब टेनेंट होता है, जो जैसे मान लो अगर किसी ने रेंट के लिए केस किया, ए ने बी के ऊपर रेंट के लिए केस किया और बी ने आगे प्रॉपर्टी सी को टेनेंट के तौर पर दे रखी थी, तो ये क्या है, सब टेनेंट। सब टेनेंट क्या कहलाएगा, प्रॉपर पार्टी कहलाएगा, यानी कि इसको पार्टी बनाए बिना इस केस के अंदर कोई इफेक्टिव ऑर्डर दिया जा सकता है जो ए ने बी के ऊपर किया एज अ टेनेंट के तौर पर कि प्रॉपर्टी वापस दी जाए, लेकिन इस सूट को खत्म नहीं किया जा सकता, फाइनली कंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो सब टेनेंट क्या कहलाएगा, प्रॉपर पार्टी कहलाएगा। ऐसी पार्टीशन सूट अगर होता है तो उसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, ए बी सी डी, वो सब क्या कहलाएंगे, नेसेसरी पार्टी कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि वो सब जरूरी है, उनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके अंदर कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर नहीं आएगा, खत्म होने की बात तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई इफेक्टिव ऑर्डर आ ही नहीं पाएगा, तो ये सब क्या कहलाएंगे, नेसेसरी पार्टी कहलाएंगे। देन नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज क्या होते हैं, नॉन ज्वाइंटर होते हैं नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी नॉट ज्वाइंट। हम नॉन ज्वाइंटर जब बोलेंगे जब किसी नेसेसरी या प्रॉपर पार्टी को हमने पार्टी नहीं बनाया तो हम क्या बोल देंगे, नॉन ज्वाइंटर। और मिस ज्वाइंटर क्या होता है कि नीदर नेसेसरी नॉर प्रॉपर पार्टी को हमने ज्वाइन कर लिया, कि ऐसा पर्सन जो कि ना ही नेसेसरी था ना ही प्रॉपर था उसको हमने पार्टी बना दिया। लेकिन नॉन ज्वाइंटर में क्या हो रहा है, जो नेसेसरी था और प्रॉपर था उसको पार्टी नहीं बनाया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देन अगर आपको ये ऑब्जेक्शन लेना है नॉन ज्वाइंटर या मिस ज्वाइंटर का, इनमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप कब लेना पड़ेगा, एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज इट डीम टू बी वेव्ड। अगर आपको जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको तब ये अपना ऑब्जेक्शन रेज कर देना है कि ये पार्टी प्रॉपर पार्टी नहीं है, मतलब मिस ज्वाइंटर है या नॉन ज्वाइंटर है, जो भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। अगर आप नहीं करते तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपना राइट ये
वेव कर दिया, ठीक है। आप बाद में अब ये मान लीजिए कि आपको चाहिए ही नहीं था ये राइट, आपने छोड़ दिया अपना ये राइट। आप मुझे कुशांक एम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देन एडिंग और सब्सटीट्यूटिंग पार्टीज की, कब हम पार्टीज को ऐड और सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, रूल 10 के अंदर आपको मिल जाएगा ये। तो रूल 10 क्या बोलता है हमें इस चीज के बारे में। रूल 10 हमें बोलता है सबसे पहले सब रूल 1 क्या चीज बोलती है रूल 10 का, कि अगर हमें प्लेंटिफ को ऐड करना है तो हमें किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर किसी प्लेंटिफ को सब्सटीट्यूट या ऐड करना है, मतलब कि ए अगर पहले प्लेंटिफ था, अब हमें बी को भी प्लेंटिफ बनाना है, या फिर ए की जगह पे बी को प्लेंटिफ बनाना है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात हमें ये सेटिस्फाई करना है कि जो सूट है वो रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम पे फाइल हो गया था, यानी कि ए के नाम पे फाइल होना था लेकिन बी के नाम पे फाइल हो गया। मिस्टेक वॉज बोनाफाइड, ये बोनाफाइड मिस्टेक थी, जानबूझ के नहीं की गई थी। एंड देन एडिशन और सब्सटीट्यूशन इज नेसेसरी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रियल मैटर इन डिस्प्यूट, कि ये जो एडिशन या सब्सटीट्यूशन करना है वो जरूरी हो जाएगा मैटर इन डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर सी जो है वो ए का एजेंट है और वो सूट फाइल कर देता है अपने नाम पे, जबकि इसको ए के नाम पे करना चाहिए था, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, ए को ऐड करना पड़ेगा एज अ पार्टी, क्योंकि ए के बिना कोई फाइनल डिटर्मिनेशन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल है और सी उसका एजेंट है, और सी ने अपने नाम पे वो सूट फाइल कर दिया। और ये जो अमेंडमेंट है, ये जो एडिशन ऑफ पार्टी, जो सब्सटीट्यूशन ऑफ प्लेंटिफ करना है, ये किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि शुरू में करना है एंड में करना है, कभी भी कर सकते हैं। देन रूल 10 का सब रूल 2 बोलता है हमें कि ऐड एनी पार्टी, ये पार्टी की बात कर रहा है, किसी भी पार्टी को ऐड करने की बात कर रहा है, ऑन ईदर ऑफ द टू ग्राउंड्स, इन दो ग्राउंड्स पे किसी भी पार्टी को ऐड किया जाएगा। सबसे पहली बात बोल रहा है सच पर्सन इज ऑट टू हैव बीन जॉइंड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एंड इज नॉट सो ज्वाइन, कि उस पार्टी को हमें प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के तौर पर ज्वाइन कर लेना चाहिए था लेकिन उसको किया नहीं गया। और दूसरी बात कि उसकी प्रेजेंस के अंदर जो क्वेश्चन इन्वॉल्व है सूट के अंदर वो कंप्लीटली डिसाइड नहीं हो पाएगा, तो उस पार्टी को हम ऐड कर सकते हैं सूट के अंदर, ठीक है। रूल 10 का सब रूल 2 बोलता है। देन ये जो एडिशन या जो भी हमें करना है, जो जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को हम ऐड कर रहे हैं, ये किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं ऑन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी, या फिर सुओ मोटो, कोर्ट खुद भी कर सकता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से एडिशन हो सकता है। देन रूल 8 हमें रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताता है, ये इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये ना एक्सेप्शन है जनरल रूल की। जनरल रूल क्या बोलता है कि जिसका केस के अंदर इंटरेस्ट है उसी को पार्टी बनाया जाएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि उसकी एक्सेप्शन की बात कर रहा है। तो ये होता क्यों है रिप्रेजेंटेटिव सूट, ताकि पैसा बचे, टाइम बचे, एक्सपेंसेस बचे, हरासमेंट ना हो पार्टीज की। अब मान लो ए बी सी इस तरीके से 500 और लोग हैं और उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, जैसे सी के अगेंस्ट, कि इन सब ने इससे लोन लिया था। तो यहाँ पे ये सब क्या कर सकते हैं, अपने बिहाफ पे ए को अपॉइंट कर सकते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे कोर्ट में अपीयर हो और सूट को करो। तो ए क्या कहलाएगा यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा, और ये रिप्रेजेंटेटिव सूट कहलाएगा। अब ऐसा सूट करने के लिए किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सबसे पहली बात की पार्टीज जो है न्यूमरस होनी चाहिए, न्यूमरस मतलब बहुत सारी होनी चाहिए, 10 20 50 100 1000, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्फिनाइट हो गई 10 करोड़ लोगों के लिए एक सूट फाइल हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। कुछ एक लिमिटेड नंबर होना चाहिए लेकिन न्यूमरस होना चाहिए। देन मस्ट हैव सम इंटरेस्ट इन द सूट, कि उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए सूट के अंदर, सबका, लाइक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका भी, बाकी जितने भी लोग हैं सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए बी सी डी ने मान लो जो है ई एफ जी एच ने लोन ले रखा था डी से, जेड से, तो यहाँ पे इन सबका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कॉमन इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इन सबका, इससे लोन अमाउंट पैसे वापस लेने का। तो यहाँ पे किसी एक को अपॉइंट कर सकते हैं और वो उनके बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर लेगा, आगे लड़ भी लेगा। देन इस चीज के लिए परमिशन ग्रांट होनी चाहिए कोर्ट के द्वारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट आपको परमिशन ग्रांट कर दे रिप्रेजेंटेटिव सूट की। अगर कोर्ट परमिशन ग्रांट नहीं करेगा तो आप अपने सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट के तौर पर नहीं चला पाओगे। एंड देन लास्ट पॉइंट की जो भी जितनी भी पार्टीज इंटरेस्टेड है उन सबको नोटिस चला गया, और मान लो कि ए को रिप्रेजेंट, ए सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे सबको नोटिस जाएगा बी सी डी ई को कि आपके बिहाफ पे ए जो है अब ये वाला केस जो है फाइट करेगा। ये सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर जब पिटीशन बनेगी तो किस तरीके से लिखा जाएगा, मान लो ए जो है रिप्रेजेंट करता है सारी पार्टीज को, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे करके बी नहीं है, ऐसे करके बहुत सारी पार्टीज हैं। तो ऐसे लिखा जाएगा ए ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड द ऑल अदर क्रेडिटर्स ऑफ बी, की बी ने जो सबसे लोन लिया था, जितनों ने से भी लिया था, तो यहाँ पे सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख देंगे कि ए जो है रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने बिहाफ पे और बाकी सभी क्रेडिटर्स के बिहाफ पे एज अ प्लेंटिव कोर्ट में आ गया, वर्सेस जो डिफेंडेंट है उसका नाम आ जाएगा।
ठीक है। अब क्या रेस जुडिकाटा सभी पार्टीज पे अप्लाई होगा? ये जो ए बी सी डी ई एफ जी जितनी भी थी, ए सी डी ई एफ जी, सबके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? तो यस, सबके ऊपर होगा। अब ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग पार्टीज आके सूट करे जा रही है, सब पे रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। एग्जीक्यूशन कैसे होगी रिप्रेजेंटेटिव सूट की? जैसे बाकी सारी डिक्रीज के अंदर होती है वैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगी। तो ऑर्डर वन में बेसिकली इतनी ही मेन चीजें बताई गई हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हो। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, कुशांक एम, फेसबुक पे कुशांक मित्तल, और यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इस तरीके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।